हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ वोकैबुलरी। और इस सेशन में जो वोकैब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा उसका ब्रीफ रिव्यू आपको दिखाई पड़ा होगा थंबनेल में। और वहाँ पर थंबनेल में आपको एक लाइन और दिखाई पड़ती है, दैट इज हिंदी स्पीकिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो व्हाट डू आई मीन बाय हिंदी स्पीकिंग बैकग्राउंड? हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को आपने सुना होगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जब हम अपने वीडियो को कंक्लूड करेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी लेट्स गो टू द टास्क। टास्क हमारा ये है, जो आपको वर्ड्स दिखाई पड़ रहे हैं थंबनेल पे, वो एक्चुअली ये है। बट इन रियलिटी जब हम इस सेशन को कंक्लूड करेंगे तो हमारे पास इतने वर्ड्स होने चाहिए। और इन वर्ड्स के डिफरेंसेज क्या हैं, इन वर्ड्स में जो नुआंसेज है, जो नुआंस है वो क्या है, बारीक डिफरेंस क्या है इनमें, ये तो वो भी हमको पता होना चाहिए। और ये वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए यूजफुल होगा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या अदरवाइज अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहता है। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। और सेशन के स्टार्टिंग में जो हमारे पास वर्ड है बैनिश एंड वैनिश। अब ये वर्ड्स एक्चुअली जिस बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, हमारे जो फोनेटिक्स हैं वो उतने स्ट्रांग नहीं है कि हम प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हम लोगों को होता है। और बैनिश और वैनिश, बी फॉर विक्ट्री एंड बी फॉर बॉम्बे, दो ऑप्शन जो लेटर्स हैं हमारे, इनके साथ वर्ड है। तो पहला वर्ड जो बैनिश है, किसी को देश से निकाल देना, निर्वासित कर देना। तो अब ये जो सिचुएशंस हैं, जो यहाँ पर कंडीशंस आएंगी, उनको हम अपनी रियल लाइफ में कहाँ देखते हैं, तो वो भी एक थोड़ा सा रिलेवेंट पार्ट होगा जो हमको कंसीडर करना पड़ेगा, विच वी मस्ट टेक इनटू अकाउंट। तो निर्वासित कर देना, देश निकालना, एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, वो है लॉर्ड राम का। लॉर्ड राम को जो है 14 ईयर्स के लिए अपनी कंट्री से बैनिश कर दिया गया था। तो लॉर्ड राम का जो वनवास था, इसके लिए जो वर्ड आपके पास है वो मैं लिख देता हूँ, बैनिशमेंट। और एक वर्ड जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बैनिश का जो सिनोनिम है वो एग्जाइल है, EXILE, बैनिश। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अब नवाज शरीफ को बैनिश कर दिया। ठीक है, अब ये वाला जो वैनिश है, जो विक्ट्री से स्टार्ट होता है, वो होता है अचानक से गायब हो जाना। अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, अभी मैं यहाँ गायब हो गया। ठीक है, तो आप कहोगे अरे सर वैनिश कहाँ हो गए। ठीक है, तो मिस्टर इंडिया जिन लोगों ने मूवी देखी है, या रियल लाइफ में आप जो सिनेरियो शायद कम ही देख पाएंगे, अगर आप किसी मूवी को देख रहे हैं जहाँ पर कोई डिवाइस एक ऐसी इन्वेंट करी गई है जिसमें बटन प्रेस करते ही जो हीरो है या जो मेन कैरेक्टर है वो वैनिश हो जाता है। तो इस समय, और हमारे पास एक डिटर्जेंट पाउडर भी आता है वैनिश, मतलब आप इसको लगाइए और आपके जो स्टेन्स हैं वो सारे वैनिश हो जाएंगे, कपड़े पर जो स्टेन्स हैं वो सारे के सारे वैनिश हो जाएंगे। तो ये दो वर्ड्स तो हमने लिए। ठीक है, और अब आपको ये वर्ड्स क्लियर हैं। नेक्स्ट वी मूव टू द वर्ड रिबेल। रिबेल ये एक ऐसा वर्ड है जो आप में से कई लोगों ने सुना होगा, सीखा होगा पहले, और इसका मतलब है विद्रोह करना। विद्रोह करना, और क्योंकि मैं लिख नहीं रहा हूँ, अदरवाइज ये वर्ड्स को एक्सप्लेन करना और इनको पूरा कंक्लूड करना बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा। टू फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, टू फाइट अगेंस्ट द रूलर, रूलर जो है आपका, या अथॉरिटी के अगेंस्ट जो है फाइट करना। और इसका एक सेकंड मीनिंग और दिखाई पड़ रहा है जो ऑलमोस्ट सेम है, टू रिफ्यूज टू ओबे ऑर्डर्स या रूल्स या इंस्ट्रक्शंस। तो अगर आपके ऑफिस में कोई आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, तो कहा जाएगा आप अपने ऑफिसर के अगेंस्ट रिबेल कर रहे हैं। ठीक, विद्रोह करना आज के टाइम में जब हम देखते हैं, गल्फ कंट्रीज हैं वहाँ पे बहुत रिबेल करते हैं लोग, या घर में बच्चे रिबेल कर देते हैं। बच्चों का मतलब आपसे होगा, और अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जो है सेकंड मीनिंग में आते हैं। पेरेंट्स कहते हैं पढ़ाई करो और आप रिबेल करते हैं। नाउ इस वर्ड का जो नाउन है, जैसे रिबेल ही लिखा हुआ है, नॉर्मली क्या होता है वर्ब में ER को ऐड करते हैं। जैसे प्ले का प्लेयर, सिंग का सिंगर, टीच का टीचर, रन का रनर। लेकिन रिबेल का जो नाउन है वो रिबेल ही है। अ पर्सन हु फाइट अगेंस्ट हिज कंट्रीज गवर्नमेंट, ऑफिस हो सकता है, अथॉरिटी हो सकती है। एंड सेकंड मीनिंग, अ पर्सन हु रिफ्यूजेस टू ओबे रूल्स और ऑर्डर्स। तो ये रिबेल हो गया, और यही नाउन है। जब हम इस वर्ड को कर लेते हैं तो हमने जो अब तक जो वर्ड्स किए हैं उसकी समरी जो है ये रही। ऐसे कई जगह बीच में हम जो है अपने जो वर्ड्स हैं उनको हम समराइज करेंगे। तो इस समय आप एक वीडियो को पॉज कर सकते हैं और सभी वर्ड्स को रीड करिए कि इनके मतलब क्या है, सो दैट वी कैन मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास जो वर्ड आता है वो है रिबेल। अभी हम लोगों ने जो रिबेल देखा, इसमें बी फॉर बॉम्बे है,
ठीक है। लेकिन जो अब रेबल हमारे पास आ रहा है वो रेबल है, इसमें बी फॉर विक्ट्री है। तो रेबल करना का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं इसको मीनिंग दिखाऊं, ये बढ़िया होगा कि देखिए आप होली के दिनों में या जिस दिन होली है उस दिन हमारी सोसाइटी में, हमारे विलेज में, हमारी सिटी में क्या होता है, लोग ड्रिंक कर लेते हैं, बहुत तेज म्यूजिक प्ले करते हैं और डांस करते हैं। तो आज के बाद आपके पास वर्ड है रेबल कर रहे हैं ये लोग, ये रेबल कर रहे हैं, ठीक है। टू स्पेंड टाइम डांसिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग। सिनोनिम में आपके आगे लिखा हुआ है टू मेक मैरी, दे आर मेकिंग मैरी। शादी में जब प्रोसेशन जा रहा है तो जो बाराती हैं वो भी दे आर रेबलिंग, डांस कर रहे हैं, ईट नहीं कर रहे हैं, ड्रिंक तो कर रहे हैं कम से कम, तो रेबल। आमोद प्रमोद करना थोड़ा ट्रेडिशनल हिंदी है, इसका हिंदी अर्थ और जो हम लोग कॉमन लैंग्वेज में ला सकते हैं वो है मौज मस्ती करना, आमोद प्रमोद करना। लेकिन मैंने थोड़ा सा फॉर्मल लैंग्वेज को यूज किया हुआ है। नाचने खाने पीने में समय बिताना, न्यू ईयर पार्टी हो गई आपका, आपके बड़े लोगों का सेलिब्रेशन हो गया तो वहां ड्रिंक करेंगे वो लोग, तो रेबल। विक्ट्री वाला क्लियर हो गया आपको। तो अब जो इसका नाउन है, जो पर्सन है वो रेबलर है, मौज मस्ती करने वाला। अ पर्सन हैविंग फन इन अ नॉइजी वे, चिल्लाएंगे न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, और होली खेलेंगे, रंग डालेंगे दूसरे के ऊपर, और जनरली विद अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड आफ्टर ड्रिंकिंग अल्कोहल। तो हम लोग जिस सोसाइटी से आते हैं, हमको शादी में किसी भी फेस्टिवल में ऐसे लोग मिल जाएंगे रेबलर्स। तो अगली बार जब आप किसी भी whenever you come across any such situation, आपके पास एक वर्ड है जो आप वहां पर यूज कर सकते हैं। तो रेबल हो गया, रेबलर हो गया। अब हमारे पास एक वर्ड और भी आता है फ्रॉलिक, खेल कूद करना, टू प्ले इन एन एक्टिव हैप्पी वे। घर में फ्रॉलिक करने में खेल कूद करना, हंसी मजाक करना, और रेबल का मतलब क्या है, आमोद प्रमोद करना। तो नाउ इन दोनों वर्ड्स का डिफरेंस देखने के लिए, दैट इज फ्रॉलिक एंड रेबल, इन दोनों वर्ड्स को चेक करने के लिए मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ। और ये पिक्चर थोड़ा सा, एक होली का मैंने सीन लिया है जहाँ पे जितने भी लोग दिखाई पड़ रहे हैं ये रेबल कर रहे हैं। और इसमें शायद आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे या अपनी फैमिली के किसी मेंबर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ऐसा ही हम लोग करते हैं, शर्ट फटी हुई है, डांस कर रहे हैं, दारू पिए हुए हैं, तो सच सिचुएशन एक्चुअली ये हम रेबल कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये पिक्चर दिखाऊं तो ये बच्चे रेबल नहीं कर रहे हैं, ये फ्रॉलिक कर रहे हैं, ये फ्रॉलिक है। तो अब आपको डिफरेंस क्लियर है। अगर आप इस पिक्चर को देखते हैं तो रेबल है, विक्ट्री वाला भी जो है, और आपका जो ये है ये फ्रॉलिक है। तो अब इन दोनों वर्ड्स में और एक चीज और, ये लोग कर क्या रहे हैं, रेबल, और ये है क्या, ये है रेबलर, मौज मस्ती करने वाले। इनफैक्ट जो ये आदमी जो एक बाल पहने हुए है ये रेबलर है और सब लोग रेबल कर रहे हैं। बट ऑन द कंट्री बच्चे जो हैं ये फ्रॉलिक कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर फिर एक पॉज दीजिएगा वीडियो पे, और रेबल और फ्रॉलिक में क्या डिफरेंस है वो मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ यहाँ पे, और आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो घर में जाकर आप चेक कर सकते हैं, अगर आपकी फैमिली में छोटे बच्चे हैं और वो फ्रॉलिक करते हैं, और बड़े लोग हैं दारू वारू पी के नाचते हैं और रेबल करते हैं। ना ये वर्ड्स हम लोगों ने अब तक किए। नथिंग इज कि इन वर्ड्स को आखिर यहाँ पर ग्रुपिंग कैसे की गई। आपको जो मैंने लिखा संजय सर वे, एक्चुअली संजय सर मैं ही हूँ और ये मेरा तरीका पढ़ाने का है। तो मैं वर्ड्स की क्लबिंग करता हूँ। क्लबिंग मीन्स मैं वर्ड्स को आपस में रिलेट करूंगा और एक सेशन के बाद हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, कलर चेंज होगा अभी इन वर्ड्स का। यहाँ पर बैनिश जो बॉम्बे वाला भी है और रेबल है ये, ठीक है, और विक्ट्री वाले को अलग कलर से किया ना। इसको याद कैसे रखेंगे कि हम कभी भूले ना, और रात में कोई हमसे 3 बजे भी पूछे बताओ इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इवन इन द अगर मैं बहुत गहरी नींद में भी हूँ तब भी मुझे डिफरेंस बताना आना चाहिए। तो इनकी मीनिंग्स आपके सामने लिखे हुए हैं ना। अब हम कुछ सिचुएशंस को लेंगे। मान लीजिए कि आपकी कंट्री आपको बैनिश कर रही है या आपकी फैमिली आपको बैनिश कर रही है, घर से निकल जाओ, तो बी फॉर बॉम्बे है। तो अगर किसी व्यक्ति को बैनिश किया जाता है तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वो रेबल कर देगा, बॉम्बे वाला भी, ठीक है। अगर मुझे बैनिश किया गया, इससे बोल रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं रेबल करूंगा। दूसरा खेल, अगर किसी तरीके से मुझे ऐसी कोई एक डिवाइस मिल जाए, एक गैजेट मिल जाए जो हमें डोरेमोन दे सकता है शायद, कि हम वैनिश हो जाएं, ठीक है। अगर वैनिश हो जाएं हम लोग, मान लीजिए हम होटल में जाके पार्टी कर रहे हैं और हमारा जो बिल है वो 33,000 है। अब हमारे पास जो तो है
वो 300 रुपीज़ है, और जो बिल है वो 33,000 है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं उस गैजेट को ऑन करूंगा और मैं बैनिश हो जाऊंगा और बैंक में जाऊंगा और रिमेनिंग पैसा लेकर आ जाऊंगा। अगर मैं बैनिश होने की एबिलिटी मेरे अंदर आ जाए तो हम लोग मौज मस्ती कर सकते हैं, रेबेल। तो ये विक्ट्री वाला वी और बॉम्बे वाला बी जो है, इनको मैंने रिलेट किया हुआ है। तो आई होप कि अब जो है आपको ये डिफरेंस क्लियर होगा। ठीक है, एक सेशन है जिसमें मैंने काफी वर्ड्स ले लिए हैं इसके साथ, और आपको आज बहुत कुछ समझ में आने जा रहा है इस वीडियो के बाद। लेट्स मूव। एक्स्ट्राडाइट एंड डिपोर्ट, ये थोड़े से टेक्निकल टर्म्स हैं, और फॉर्मल रीडिंग, अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं तो आपको ये वर्ड्स ऐसे क्लियर होना चाहिए जैसे ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉय, जो हम लोगों ने कुछ प्राइमरी क्लासेस से कहिए बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाई की। तो एक्स्ट्राडाइट करना, जो इसका हिंदी मीनिंग है, दैट इज प्रत्यर्पण करना। अब प्रत्यर्पण करना क्या होता है ये मैं पहले आपको समझाता हूं, फिर हम इस वर्ड पर जाएंगे ना। ये हमारा कंट्री है, लेट्स से इंडिया, और हम यहां पर लेते हैं लेट्स से यूएस, द यूएस। अब एक पर्सन है, मान लीजिए वो पर्सन ए है, और ये इंडिया में क्राइम कमिट करता है। ये इंडियन भी हो सकता है और अमेरिकन भी हो सकता है, ठीक है। और ये क्राइम कमिट करके अमेरिका भाग जाता है ना। अब इंडियन गवर्नमेंट जो है इसको एक्स्ट्राडाइट करेगी, इसको वापस अपने देश में लेकर आएगी, सो दैट इस पे लीगल ट्रायल जो है किया जा सके। तो इंडिया इसको क्या कर रही है, एक्स्ट्राडाइट, और यूएस क्या कर रहा है, यूएस भी इसको एक्स्ट्राडाइट कर रहा है। तो एक व्यक्ति जो अपराध करके देश से भाग गया है, वो हमारे देश का सिटीजन भी हो सकता है, किसी और देश का सिटीजन भी हो सकता है। ये तो इंडियन हो गया। अब नेक्स्ट सिनेरियो हम जो लेते हैं यहाँ पर, वो लेते हैं एक अमेरिकन है, जो बी से मैं डिनोट कर रहा हूँ। ये इंडिया आता है, इंडिया में कुछ क्राइम कमिट करता है और वापस भाग जाता है, अमेरिका चला जाता है। अब इंडियन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है, जब ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है हमारी, जो इसको इन्वेस्टिगेट करती है, तो पता लगता है कि बी इसमें इन्वॉल्व है। तो अब हम इसको भी क्या करेंगे, एक्स्ट्राडाइट करेंगे। तो इसके हिंदी में देखिएगा, पहले अपराध करके किसी भागे हुए अपराधी को वापस अपने देश में लाना या अपने देश से भेजना, ताकि उस पर कानूनी कार्यवाही की जा सके। तो आज की डेट में अलग अलग सिनेरियोज हैं, कई क्रिमिनल्स हैं जो यहाँ से क्राइम कमिट करके चले जाते हैं, और तो इंडियन जो एजेंसीज हैं वो उसको एक्स्ट्राडाइट करेंगी, टू सेंड अ पर्सन फॉर ट्रायल टू अनदर कंट्री वेयर ही हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ डूइंग समथिंग इलीगल। ठीक है, तो एक्स्ट्राडाइट तो आपको क्लियर हो गया। अब हम आते हैं वर्ड पर, डिपोर्ट पर। आपने एक वर्ड सुना होगा, जब भी आप किसी कंट्री में जाते हैं तो आपको एक वीजा इशू किया जाता है। वीजा मतलब क्या होता है, परमिशन टू स्टे इन अ कंट्री फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। किसी विशेष समय के लिए आपको किसी देश में रहने की परमिशन दी जाती है। अब मान लीजिए मैं किसी कंट्री में जाता हूं और मेरा जो वीजा है वो 20 डेज का है, और आफ्टर 20 डेज मैं वापस नहीं आता, तो वहां की जो एजेंसीज हैं वो मुझे पकड़ेंगी, वहां से एजेंसी जो है, और मुझे इंडिया में डिपोर्ट कर देंगी। या जो हमारे यहाँ से ये रोहिंग्या आ जाते हैं, बांग्लादेशी आ जाते हैं, इनको जो भारत की जो एजेंसीज हैं पकड़ के वापस बांग्लादेश भेज देंगी। तो इसका जो मीनिंग है वो भी बहुत बढ़िया है, और कैसे मैंने रिलेट किया है आप बाद में इस एफर्ट को देखेंगे मेरे, कि सर ने बहुत मेहनत करी है इस पर, कि काफ़ी टाइम लगाया होगा। ठीक है, तो डिपोर्ट कर देना, गैर कानूनी रूप से रह रहे व्यक्ति को वापस उसके देश भेज देना। तो अगर कोई बांग्लादेश से हमारे देश में आ गया है जो हमारा सिटीजन नहीं है, तो हमारी एजेंसी जो है उसको पकड़ेंगी और वापस बांग्लादेश डिपोर्ट करेंगी। डिपोर्ट, ठीक है। एक्स्ट्राडाइट और डिपोर्ट अब आपको क्लियर है। तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी एक होती है दो देशों में, कि भाई अगर कोई अपराधी मिला, आपके देश में अपराध किया हो या हमारे देश में किया हो, तो हम दोनों उस अपराधी को भेज सकते हैं, पकड़ सकते हैं। एंड डिपोर्टेशन किनका होता है, इलीगल रूप से जो रह रहे हैं, टू मेक अ पर्सन लीव अ कंट्री एंड रिटर्न टू द कंट्री ही केम फ्रॉम बिकॉज ही डजंट हैव अ लीगल राइट टू स्टे। ठीक है, एक्स्ट्राडाइट हो गया, डिपोर्ट हो गया आपके लिए। नाउ अब अगर हमने डिपोर्ट पढ़ लिया, और जो मेरे ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को एक्नॉलेज करेंगे कि मैं जब एक वर्ड को लेता हूं तो उससे सिमिलर साउंडिंग या एक्चुअल मतलब सिनोनिम्स भी मैं थोड़ा सा, अगर जिनमें कुछ डिफरेंस है वो जरूर लूंगा मैं। तो डिपोर्ट के साथ एक वर्ड हमारे पास आता है डिस्पोर्ट।
अब डिस्पोर्ट का मतलब क्या होता है और इसका जो यूजेज है, अब मान लीजिए आप क्लोज टेस्ट में मैं अभी वोकैब पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ, अभी एग्जाम पे नहीं जा रहा हूँ, तो डिस्पोर्ट करना क्या होता है, दिल बहलाना, खेलना कूदना, अनियंत्रित रूप से आनंद लेना, दैट इज टू एंजॉय वन सेल्फ अनरिस्ट्रेंडली। अभी हमने वर्ड करा था फ्रॉलिक। तो अगर हम इस पिक्चर पे फिर से लौटें तो ये लोग क्या कर रहे हैं, रेवेल कर रहे हैं, ये तो हमें क्लियर है। ये लोग क्या, और इसमें ड्रिंकिंग अलाउड है। ये बच्चे क्या कर रहे हैं, फ्रॉलिक कर रहे हैं, और ये जो है डिस्पोर्ट कर रहे हैं। तो डिस्पोर्ट में एक्चुअली ड्रिंकिंग अलाउड नहीं है, इट्स नॉट अ नॉइजी वे ऑफ सेलिब्रेटिंग समथिंग। तो ये डिस्पोर्ट है, ये आपका फ्रॉलिक है, और ये आपका रेवेल है। तो इस तरीके से आप इन वर्ड्स को रिलेट कर सकते हैं और इनको रियल लाइफ सिनेरियो में से जरूर लीजिएगा, ठीक है। नाउ अब हमें रेवेल, फ्रॉलिक और डिस्पोर्ट, इन तीनों वर्ड्स में भी मीनिंग डिफरेंस जो है क्लियर होगा। एंड एज एंड व्हेन द नीड अराइजेज, जब भी जरूरत आती है, तो मुझे कॉन्फिडेंस है और आपको भी इक्वल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप इन वर्ड्स को विथ माइनर डिफरेंसेज आप इनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे और अपने एग्जाम्स में यूज कर पाएंगे इसे। चलिए, एक्स्ट्राडाइट हो गया हमारे पास वर्ड, डिपोर्ट हो गया और डिस्पोर्ट भी हो गया। काफी वर्ड्स किए। आप यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करिए और एक बार अगर आपके पास पेन और पेपर है तो राइट डाउन ऑल द वर्ड्स दैट यू हैव लर्न सो फार, बिकॉज मुझे अभी आगे चलना है। और नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास यहाँ आता है, एमिग्रेट, इमिग्रेट, माइग्रेट। इन वर्ड्स को मैं आज आपको ऐसे समझाऊंगा कि अगर आप इन्हें भूलना भी चाहोगे तो भूल नहीं पाओगे ना। इसको समझने के लिए पहले बहुत समझिएगा, एमिग्रेट करना और एमिग्रेट करना होता क्या है। इंडिया बहुत करेक्ट मैप तो नहीं है, ज्योग्राफिकल मैप मैंने ड्रॉ नहीं किया है। और लेट्स से यूएस। अगर इंडिया से मैं मैंगोज भेजता हूं, तो इंडिया के लिए जो मैंगोज भेजे हैं मैंने, इंडिया के लिए क्या हो गया, ये एक्सपोर्ट हो गया। एंड द सेम थिंग दैट हियर इज मैंगोज, जो यहाँ पर मैंगोज हैं वो अमेरिका के लिए क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे इंपोर्ट। तो पहले तो आप इन वर्ड को सीखिए कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, जो चीज एक देश के लिए एक्सपोर्ट है वो दूसरे देश के लिए इंपोर्ट होती है, जहां पे सामान भेजा जा रहा है। तो ये मैंगोज हैं, इंडिया से गए हैं तो एक्सपोर्ट है, और यूएस जब पहुंचे तो क्या हो गए, ये इंपोर्ट हो गए। सेम थिंग। अब मेरा मन इंडिया में लगता नहीं है, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ यहाँ से, और अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ कि भाई अब मुझे देश में नहीं है, तो मैं इंडिया छोड़कर अब यूएसए जा रहा हूँ। भाई अब मैं वहीं रहूंगा, अब वहीं से लाइफ कैसी होंगी आपकी, ठीक है। एग्जाम्पल है, तो मैं ई फॉर इंग्लैंड आपको ध्यान है, और आई फॉर इंडिया, एक्सपोर्ट। तो इंडिया से जब मैं जा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं एमिग्रेट। जब मैं अब आप मुझे आप देख रहे हैं और आप मुझे बोलते हैं संजय सर अब इंडिया से यूएसए एमिग्रेट कर रहे हैं, ई वाला जो है। लेकिन जब मैं अमेरिका पहुंचूंगा तो कहा जाएगा ये इमिग्रेट कर रहे हैं, ये वहां पर आए हैं। तो अगर कभी भी आपको एक तो दो चीजों का ध्यान रखना है। एमिग्रेट की स्पेलिंग चेक करिए, उसमें सिंगल एम है, और इमिग्रेट में 2 एम है, डबल एम है। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट कभी भी आपको प्रॉब्लम आती है, इज एज सिंपल एज ए फॉर एप्पल। मैं तो हमेशा ही बोलता हूं, और ए फॉर एप्पल का एग्जाम्पल ही क्यों कोट करता हूं, रीजन बीइंग ये बचपन में हमने सबसे पहले पढ़ा था, और जब हमने पढ़ा था तो छोटे बच्चे लड़के पापा के राजकुमार और छोटी लड़कियां पापा की राजकुमारी भी बने थे। आप अपने चाइल्डहुड में जाइए, आपको दिखाई पड़ेगा कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं, हम पापा के राजकुमार थे, राजकुमारी थे, लेकिन आज हम क्लर्क बनने को तैयार हैं। तो हम पापा के राजकुमार को क्लर्क बना रहे हैं, पापा की राजकुमारी को क्लर्क बनाने को तैयार हैं। मेहनत करिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्लियर हो गया। जो चीज इंडिया के लिए एक्सपोर्ट है यूएसए के लिए इंपोर्ट है। तो यहां से इंडिया से मैं क्या कर रहा हूं, एमिग्रेट, और अमेरिका में क्या कर रहा हूं मैं, इमिग्रेट। एक ही पर्सन है। तो ये चीज अगर आपको क्लियर हो गई है तो अब आते हैं एमिग्रेट पे। केवल एक वर्ड का डिफरेंस है, देखिएगा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में बसने के लिए जाना। यहां पे जाना है, यहां पे लीव है, अब यहां पे क्या है, आना है। टू कम एंड लिव परमानेंटली इन अ कंट्री आफ्टर लिविंग वंस कंट्री, दैट इज इमिग्रेट। एंड एमिग्रेट क्या है, टू लीव वंस कंट्री परमानेंटली एंड गो टू लिव इन अनदर वन। तो मैं क्या कर रहा हूं, इंडिया से क्या कर रहा हूं, एमिग्रेट। यूएसए में क्या कर रहा हूं, इमिग्रेट। आई होप
कभी भी आपको प्रॉब्लम आती है तो दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ध्यान रखिए और डबल एम का ध्यान जरूर रखिएगा स्पेलिंग्स में के लिए, क्योंकि स्पेलिंग के जो क्वेश्चंस हैं इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं, इक्वल वेटेज होता है बेटा इनका। चाहे ग्रामर का एक नॉन फाइंड वर्ब पर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए या एक नॉर्मल से स्पेलिंग आ जाए, दोनों के इक्वल मार्क्स होंगे। तो इस समय एमिग्रेट और इमिग्रेट का डिफरेंस जो है हम लोगों को क्लियर है ना। अब हम माइग्रेट पर चलते हैं। पलायन करना, इसका जो नॉर्मल वर्ड है वो है पलायन करना, जो आपको दिखाई पड़ रहा है। और ये दो कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है, बर्ड्स और एनिमल्स, और लोगों के लिए भी आता है। तो बर्ड्स और एनिमल्स के कॉन्टेक्स्ट में जब हम इसे यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है खाने की तलाश में, भोजन की तलाश में, मौसम के अनुसार एक भाग से, भाग का मतलब एक देश या प्रदेश, प्रदेश का मतलब भौगोलिक प्रदेश, ज्योग्राफिकल रीजन की हम बात कर रहे हैं। हम यूपी से एमपी की बात नहीं कर रहे हैं, राजस्थान से महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं, ज्योग्राफिकल रीजन, ठीक है, भौगोलिक प्रदेश या एक देश से। और हम जो लोग भरतपुर रहते हैं, भरतपुर में घाना बर्ड सेंचुरी है, कैला देवी बर्ड सेंचुरी है, वो जीएस का पार्ट होगा। तो वहां पे विंटर के मंथ में साइबेरियन क्रेन्स आते हैं, सारस आते हैं वहां पर। तो वो क्या कर रहे हैं, जब साइबेरिया में खाने की कमी हो जाती है तो इंडिया में माइग्रेट कर जाते हैं, और जब वहां पर सिचुएशन जो है नॉर्मल हो जाती है, मतलब मार्च के मंथ में आई थिंक वो यहाँ से वापस लौट जाते हैं। तो माइग्रेट करना बर्ड्स और एनिमल्स के केस में आपको क्लियर होगा। टू मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर अकॉर्डिंग टू द सीजन, प्राइमरली इन सर्च ऑफ फूड होता है। नाउ कई बार शेल्टर होता है, वहां पे इनको ज्यादा मारा जा रहा है तो जानवर वगैरह भागते हैं वहां से। लेकिन जब हम लोगों की बात आती है, प्राइमरली यूपी और बिहार, यूपी और बिहार के जो लोग हैं ये महाराष्ट्र जाते हैं, गुजरात जाते हैं, पंजाब जाते हैं, जनरली काम की तलाश में। तो अगर ये वर्ड लोगों के लिए आ जाए, एक कस्बे, देश आदि से निकलकर दूसरे शहर में जाकर रहना या काम करना, प्राइमरली ये काम करने के लिए आता है। तो बिहार से ट्रेन जो है भर भर के महाराष्ट्र जा रही है, तो मतलब क्या है, लोग काम की तलाश में कहाँ जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं। तो वो कर क्या रहे हैं, वो भी माइग्रेट कर रहे हैं, वो एमिग्रेट और इमिग्रेट नहीं कर रहे हैं। तो माइग्रेट क्लियर हो गया आपको। और अब ये देखिएगा, यहाँ पर भी आपको वीडियो को पॉज करना होगा, और मैं थोड़ा सा ऐसे ही पॉज इस कंडीशन में खड़ा रहूंगा और आप इन चीजों को देखिए। जब आपको समझ में आ जाए कि हाँ हमें ये वर्ड प्रॉपर्ली क्लियर है, तब हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे। और अब हम लाते हैं एमिग्रेंट, इमिग्रेंट और माइग्रेंट। ना अगर मैं आपसे इस समय पूछूं कि एमिग्रेंट और इमिग्रेंट क्या ये दो अलग अलग लोग हैं, तो आपका जो भी आंसर है वो आप देख सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इंडिया से यूएसए जा रहा है, इस केस में मैंने अपना एग्जाम्पल लिया, भाई यूएसए जाना है, घूम भी लूंगा और वहां पे आराम से रहूंगा। तो इंडिया के लिए मैं कौन हो गया, एमिग्रेंट, दूसरे देश में जाकर वहीं स्थायी रूप से बसने वाला व्यक्ति। तो इंडिया के लिए क्या हूं मैं, एमिग्रेंट। और यूएसए के लिए क्या हो गया, मैं इमिग्रेंट। तो एक ही पर्सन है, इंडिया के लिए एमिग्रेंट है और यूएसए के लिए इमिग्रेंट हो गया, ठीक है। तो एमिग्रेंट दूसरे देश में जाकर वहीं रूप से, स्थायी रूप से, परमानेंटली रहता है, और इमिग्रेंट ये हो गया दूसरे देश में आकर। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो जाकर और आकर ही है बस। तो आपको इतना मैंने मतलब इजी लैंग्वेज मैंने यूज किया हुआ है, अगर आप ना भी सुनना चाहें, ना भी समझना चाहें, तब भी ये आपको समझ में आ जाएगा। माइग्रेंट अगर लोगों के लिए आए, काम के लिए जगह जगह जाने वाला, एक जगह से दूसरी जगह, तो माइग्रेंट लेबर होती है, और माइग्रेंट वर्कर्स भी होते हैं, जाते रहते हैं। और अगर एनिमल्स और बर्ड्स के लिए आ जाए, मौसम के अनुसार स्थान परिवर्तन करते रहने वाला पक्षी या पशु। और इंग्लिश में सारा लिखा हुआ है। और बेटर ये होगा कि आप अपने नोट्स यहाँ पर खुद तैयार करें। अगर आपने एक बार ये नोट्स तैयार कर लिए तो आपको कभी भी भूलने तो नहीं दूंगा मैं आपको। मैं इतना इसको आपके रियल लाइफ सिनेरियोज ले रहा हूँ ताकि आप इनसे कनेक्ट कर सकें। मैं केवल ये नहीं बोल रहा हूँ कि इससे मतलब ये होता है हम रियल लाइफ सिनेरियो से इन वर्ड्स को कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस समय एमिग्रेंट, इमिग्रेंट और माइग्रेंट, अभी हम लोगों ने एमिग्रेंट और एमिग्रेट और इमिग्रेट और माइग्रेट को डिस्कस किया। अब हमने पर्सन, ये व्यक्ति हो गए, लेकिन माइग्रेंट के केस में एनिमल्स और बर्ड्स भी होते हैं ना। अब जो हमारा वर्ड है वो है डायस्पोरा, ठीक है। ये थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेटेड वर्ड है,
और जब हम द डायस्पोरा की बात करते हैं तो हम कहना क्या चाहते हैं। तो पहले हम डायस्पोरा को सीखेंगे जो नॉर्मल लाइफ में आता है। और अगर आप ये न्यूज़पेपर देखें, द हिंदू है, द पायनियर है, वहां पर ये वर्ड काफी यूज होता है। तो डायस्पोरा जो होता है लोगों का अपने देश से पलायन, लोगों का, द मूवमेंट ऑफ पीपल, नॉट वन पर्सन। अगर एक व्यक्ति है तो होगा एमिग्रेशन। और एक्चुअली इसका काफी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, तो वो मैं वहां पे डिस्कस नहीं करना चाहता हूं, वरना आपको लगेगा कि हम जीएस में चले गए। ठीक है, तो लोगों का पलायन या वो लोग जो पलायन करके दूसरे देश चले गए हैं। नाउ द इंडियन डायस्पोरा, आप देखेंगे जब इंडियन पीएम जाते हैं अमेरिका तो वहां के जो भारतीय हैं वो इंडियन पीएम को वेलकम करते हैं, तो हम उनको क्या कहेंगे, इंडियन डायस्पोरा। और इंडियन डायस्पोरा जो है एक्चुअली यूएस में काफी एक्टिव है और बहुत ज्यादा उसका इन्फ्लुएंस है। तो डायस्पोरा लोगों का पलायन, लोगों का पलायन, ठीक है ना, लोगों का अपने देश से पलायन या लोग जो पलायन करके चले गए हैं ना। अब आइएगा द डायस्पोरा पे, जिसका रिलेशन जो है हिस्ट्री से है एक्चुअली। द डायस्पोरा यहूदियों का अपने देश से दूसरे देश को पलायन, द मूवमेंट ऑफ द ज्यूइश पीपल। अगर हम ये द ज्यूइश हटा दें तो हमारा वर्ड आ जाता है पहला मीनिंग है। और ज्यूइश पीपल, यहूदी लोग दूसरे देश में रह रहे हैं और काम कर रहे, दूसरे देश में रह रहे और काम कर रहे यहूदी लोग। तो यूएसए में द डायस्पोरा जो है वो आपको समझ में आएगा। ज्यूज जो है नंबर में बहुत कम है, बट ये पूरे यूएस की इकोनॉमी, यूएस की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं ये। तो डायस्पोरा आपको समझ में आ गया होगा। अब माइग्रेंट तो पढ़ा हुआ है बेटा ये, और माइग्रेंट का जो एडजेक्टिव है एक्चुअली वो माइग्रेटरी है। प्रवासी, प्रतिवर्ष एक ही समय में एक भाग से दूसरे में प्रवेश करने वाले। और मैंने जो मीनिंग दिया है यहाँ पर वो एनिमल्स और बर्ड्स का लिया हुआ है, ये लोगों के लिए भी लगाया जाएगा, लोगों के लिए भी आएगा। ये माइग्रेटरी वर्कर्स हैं, मतलब हर साल जो है जून में जाते हैं, यहाँ से पंजाब जाते हैं खेती करने, तो ये माइग्रेटरी लेबर है। ठीक है, तो माइग्रेट क्लियर है, माइग्रेंट क्लियर है, माइग्रेटरी क्लियर है, और कई वर्ड्स हैं जो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं और एक हमारा क्लस्टर बन जाएगा वोकैब का। तो ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट द सेम टाइम एवरी ईयर, माइग्रेटरी एडजेक्टिव है। अब एक वर्ड हमारे पास और आता है नोमैड। हिंदी अगर आप देखेंगे तो बंजारा खानाबदोश। अब इस वर्ड पे आने से पहले माइग्रेंट पे लौटते हैं। मान लीजिए यूपी और हमारा ले लीजिए गुजरात। तो यूपी से लोग गए गुजरात, और फिर जब काम वाम हो गया, पैसा हो गया काफी, तो कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए यूपी लौट कर आ गए। तो ये तो माइग्रेटरी लोग हैं, ये माइग्रेंट्स हैं। लेकिन जो नोमैड्स होते हैं, एक जगह रुके कुछ दिन, फिर दूसरी जगह चले गए, फिर कहीं और चले गए, तो इनमें इनका कोई परमानेंट रेजिडेंस नहीं होता। माइग्रेंट का गाँव वाँव है भैया, अपना लौट के आते हैं, होली दिवाली लौटते हैं, छठ की पूजा में जो बिहार में लोग लौटते हैं, उस अधिकतर, तो मैं नहीं कहूँगा कि सभी माइग्रेंट लेबर हैं, अधिकारी भी हैं और आईटी इनकम टैक्स सेक्टर में भी हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी हैं भैया, मैं सबको जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन नोमैड का जो होता है परमानेंट होम नहीं होता। पीपल हु हैव नो परमानेंट होम बट मूव विद देयर एनिमल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बंजारे, खानाबदोश, ठीक है। और इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म है वो है नोमैडिक। नोमैडिक ट्राइब है ये, मतलब इसका कोई परमानेंट घर नहीं है। अगर ये माइग्रेटरी है तो ये जाते हैं और वापस लौट आते हैं, अपनी जगह है इनकी, परमानेंट फिक्स परमानेंट प्लेस है। लेकिन नोमैड्स के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अब तक जो वर्ड हम लोगों ने कई बार मैंने पॉज किया है, एमिग्रेट, इमिग्रेट, माइग्रेट, ये वर्ब्स हैं, ठीक है। एमिग्रेशन, इमिग्रेशन, माइग्रेशन एक प्रोसेस है, ठीक है। डायस्पोरा, डायस्पोरा जो है लोग भी हो सकते हैं और जो प्रोसेस है ये भी हो सकता है। और द डायस्पोरा जो है ज्यूज के लिए यूज किया जाता है, द ज्यूज, द नहीं लिखा मैंने। नोमैड, नोमैडिक के लिए है। तो इस समय मैं एज्यूम कर लूंगा, मैं मान लूंगा कि आप लोगों ने इन वर्ड्स को सीख लिया है और आप इनसे काफी कंफर्टेबल है। तो माइग्रेशन हमारे पास वर्ड है पलायन। अब हमारे पास एक और वर्ड आता है ट्रांस माइग्रेशन। नाउ ट्रांस माइग्रेशन को समझने के लिए इसका रिलेशन थोड़ा सा रिलीजन से है, रिलीजन से है। पहले आप इस पिक्चर को देखिएगा।
अगर आप इस पिक्चर को थोड़ा माइन्यूटली देखें तो यहाँ पर हर बॉडी में एक स्टार सा बना हुआ है। यहाँ से जब से एक बच्चा जन्म लेता है तब से देखेंगे तो बड़ा माइन्यूटली देखना पड़ेगा आपको, एक स्टार्स बने हुए हैं। लेकिन लास्ट में जब इस व्यक्ति की डेथ हुई, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे रेड, जब इसकी डेथ हुई है तब ये स्टार नहीं है, और जैसे ही डेथ होती है तो ये स्टार चला गया और ये किसी न्यूली एक नई बॉडी को चला जाता है। तो व्हाट इज ट्रांसमाइग्रेशन एक्चुअली? अब आपको मृत व्यक्ति की आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना। तो जब तक हम जीवित हैं हमारे साथ आत्मा है, और जब हमारी डेथ होती है रिलीजन में माना जाता है और विचारधारा है अलग अलग टाइप की, ठीक है, तो ये ट्रांसमाइग्रेशन होता है सोल का जो होता है। इनफैक्ट एक मूवी भी आप देख सकते हैं ट्रांसमाइग्रेशन, वो कैसे अपनी वाइफ की सोल को एक दूसरी महिला के बॉडी में ले जाता है। तो वो मूवी है और जो भी है, ठीक है। तो आत्मा का पलायन, मृत्यु के बाद आत्मा का एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में पलायन, दिस इज कॉल्ड ट्रांसमाइग्रेशन। और इसका जो एक टेक्निकल टर्म है फिलोसफी में, दैट इज मेटाम्साइकोसिस। वन वर्ड के लिए कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक ट्रांसमाइग्रेशन जो वर्ड है हम रियल लाइफ में यूज करने नहीं जा रहे हैं। तो ट्रांसमाइग्रेशन क्लियर है। अभी हमें भागते जाना है क्योंकि अभी कई वर्ड्स और रिलेट करने हैं हम लोगों को, और एक वीडियो जो है आपको बहुत सारे वर्ड्स देकर जाएगा। ट्रांसमाइग्रेशन के बाद हम आते हैं एक्सपैट्रिएट और रिपैट्रिएट पर, और बाद में आप जब इन वर्ड्स को कंक्लूड करेंगे जो हम एंड में करने जा रहे हैं, आपको दिखेगा कि मैंने कहां से कहां इन वर्ड्स को कनेक्ट किया हुआ है। एक्सपैट्रिएट को एडजेक्टिव की तरह भी यूज किया जाता है, इस पर हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है इस समय, क्योंकि हमारा जो कंसर्न है इस समय ग्रामर ना होकर वोकैबुलरी है। तो एक्सपैट्रिएट पर आते हैं और नाउन की तरह इसको देखते हैं। एक्सपैट्रिएट, ध्यान से पढ़िएगा, एक व्यक्ति जो अपने देश से चला गया है या जिसको उसकी इच्छा के खिलाफ उसके देश से निकाल दिया गया है। तो एक्सपैट्रिएट दो लोगों के लिए आ जाएगा, मतलब दो अलग अलग प्रकार के लोग हैं। अ पर्सन हु हैज लेफ्ट द कंट्री ऑफ हिज ओरिजिन। मान लीजिए मैं एक एक्सपैट्रिएट हूं, अगर मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूं छोड़कर। अ पर्सन हु अगेंस्ट हिज विल हैज बीन बैनिश्ड फ्रॉम द कंट्री ऑफ हिज ओरिजिन। तो दो लोग हैं ये, मतलब दो कॉन्टेक्स्ट में आएगा। एक वो व्यक्ति जो खुद चला गया है जैसे हमारा एमिग्रेंट, और एक जिसको देश से निकाल दिया गया है। एक्सपैट्रिएट दो केस में आएगा, और यहां पर हम मान सकते हैं एक व्यक्ति जिसकी नागरिकता रद्द कर दी गई है। अ पर्सन हुज सिटीजनशिप हैज बीन विथड्रॉन और कैंसिल्ड। तो अगर किसी की नागरिकता को कैंसिल कर दिया गया है तो मतलब क्या है, हम उसे बैनिश ही कर रहे हैं उसे। तो बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, अभी हिंदी में मैं एक ग्रुपिंग करके दिखा दूंगा आपको। तो एक्सपैट्रिएट वो व्यक्ति है जो या तो अपने आप चला गया है या उसको निकाल दिया गया है। अब आइएगा रिपैट्रिएट पर, एक व्यक्ति जो अपने देश वापस आ गया है, ठीक है, अपनी मर्जी से आ गया है, या जिसको उसकी इच्छा के खिलाफ उसके देश वापस भेज दिया गया है। एक्सपैट्रिएट में जाएंगे तो दो लोग हो सकते हैं, ये दोनों गए हैं। एक क्यों गया है, अपनी मर्जी से गया है, और दूसरा क्यों गया है भाई देश छोड़कर, क्योंकि उसको निकाल दिया गया है या उसकी नागरिकता जो है कैंसिल कर दी गई है, विड्रॉ कर दी गई है, तो अभी देश छोड़ना पड़ेगा आपको। रिपैट्रिएट के केस में क्या है, एक व्यक्ति अपने देश लौट कर आया है, वो अपनी मर्जी से आ गया, दूसरा उसको जबरदस्ती भेजा गया है वहां से, मतलब क्या किया गया, उसको डिपोर्ट कर दिया गया है, ठीक है, रिपैट्रिएट। अब एक्सपैट्रिएट को पढ़िएगा, एक व्यक्ति जो अपने देश से चला गया है या जिसको उसकी इच्छा के खिलाफ उसके देश से निकाल दिया गया है। अब रिपैट्रिएट जो अपने देश, इसमें क्या हुआ है, या तो चला गया है या निकाला गया है। रिपैट्रिएट में क्या हो गया, या तो अपने आप आया है या उसको दूसरे देश में जबरदस्ती भेज दिया है। अब मान लीजिए जो अपने आप लौट कर आ गया है तो इसकी नागरिकता बहाल कर दी गई है, इसकी सिटीजनशिप को हमने रिस्टोर कर लिया। तो ये मीनिंग्स में आप बस यहाँ पर थोड़ा रुक जाइएगा, और इंग्लिश के मीनिंग भी आपको दिख जाएंगे जो मैंने दिखाए यहाँ पर, और ये चेक कर लीजिएगा। तो ये हिंदी स्पीकिंग बैकग्राउंड वाला जो कॉन्टेक्स्ट है मैं बाद में लेकर आऊंगा। नाउ रिपैट्रिएट का एक मीनिंग और भी आता है जो थोड़ा सा फाइनेंस और बिजनेस के केस में आता है, वो अभी दिखाता हूँ। एक्सपैट्रिएट टू यूज वर्ब की तरह, हम दोनों को देख रहे हैं वर्ब की तरह। एक्सपैट्रिएट टू यूज फोर्स और लॉ टू रिमूव अ पर्सन फ्रॉम हिज ओन कंट्री। सर यहाँ पर आपने हिंदी नहीं लिखी,
ठीक है। सेकेंड मीनिंग क्या है? टू मूव अवे फ्रॉम वंस कंट्री एंड अडॉप्ट अ न्यू रेजिडेंस अब्रॉड। और इस ये तो आपने आप इंग्लिश में पढ़ाना शुरू कर दिया, बिल्कुल नहीं है। अब आप ये दो वर्ड देखिए, बैनिश और एमिग्रेट। तो एक्सपैट्रिएट का एक मतलब क्या है? बैनिश कर देना, निकाल देना। एग्जाइल मैंने बताया, और एक मतलब क्या था? एमिग्रेट मैंने पढ़ा दिया। तो एक्सपैट्रिएट या तो इसको एक्सपैट्रिएट किया गया है, बैनिश किया गया है, ये एक्सपैट्रिएट हो रहा है, जा रहा है। ठीक है। अब अगर हम किसी को देश से निकाल रहे हैं तो इसका एक मतलब हम ये भी निकाल सकते हैं, नागरिकता रद्द कर रहे हैं उसकी, टू विड्रॉ और कैंसिल अ पर्सन सिटीजनशिप। अब आइएगा रिपैट्रिएट पर, आइएगा देखिएगा, टू सेंड समवन बैक टू हिज होमलैंड, वापस भेज रहे हैं उसको हम लोग, तो डिपोर्ट कर रहे हैं, हिंदी नहीं लिखी। और एक केस यहां पर यह भी है कि नागरिकता बहाल करना। ना एक चीज जो आपको नोटिस करनी है, अगर हम एक्सपैट्रिएट की बात कर रहे हैं तो ये बैनिश भी हो सकता है इसका मीनिंग, और एमिग्रेट भी हो सकता है। लेकिन रिपैट्रिएट के केस में इमिग्रेट नहीं होता। इस केस में अगर हम कहें कि हम इमिग्रेट का यूज करेंगे तो ये इस केस में यूज नहीं होगा, लेकिन एक्सपैट्रिएट के केस में एमिग्रेट आएगा ना। ये दो मीनिंग, अगर हम एक मतलब व्यक्ति लौट कर आ रहा है तो मतलब उसकी सिटीजनशिप को हमने क्या कर दिया है? रिस्टोर कर दिया। एक मीनिंग जो थर्ड मीनिंग आएगा, मुनाफा या पैसा अपने देश वापस भेजना, टू सेंड प्रॉफिट्स और मनी बैक टू योर ओन कंट्री। ये मीनिंग जो है कभी एक्सपैट्रिएट के केस में नहीं आता। और मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं वर्ड लूंगा रेमिट, वापस पैसा अपने देश भेजना। जो केरला की जो इकोनॉमी है वो रेमिटेंस पे चल रही है, जो केरला के लोग बाहर जाते हैं और वहां से अपना जो पैसा जो है रेमिट कर देते हैं इंडिया में। तो बिल्कुल ध्यान से अगर आप पढ़ें तो आपको अब ये समरी आती है। यहां पर आइए आप, ये मेहनत की गई है आपके लिए। तो नाउन के रूप में क्लियर है, नाउन के रूप में क्लियर है, वर्ब के रूप में क्लियर है। बैनिश कर देना, एग्जाइल कर देना एक मीनिंग है, ये वाला वर्ब हो गया। और रिपैट्रिएट में इमिग्रेट नहीं आएगा। ये सारे क्या हो गए? वर्ब हो गए। ये वाले तो वर्ब हो गए, ये वर्ब्स हैं। और यहां पर इमिग्रेट नहीं आता, जैसा मैंने अभी कुछ समय पहले आपको बताया। तो अब हमें एक्सपैट्रिएट और रिपैट्रिएट भी क्लियर होगा। तो मैं यहाँ पे कुछ समय के लिए हट जाता हूं, मतलब आप वीडियो पॉज करेंगे और यहां पर इसको थॉरोली स्टडी करेंगे। ठीक है। अब हमारे पास जो वर्ड है एक्सोडस और इनफ्लक्स, इन दो वर्ड्स को देखेंगे। वही ई और आई का अंतर चल रहा है अब ये। और इसको पढ़ने के लिए हमें पहले एक वर्ड और देखना पड़ेगा, और वो आता है लार्ज स्केल। ये दोनों एक्सोडस और इनफ्लक्स नाउन है, प्रोसेस है। लार्ज स्केल का मतलब क्या होता है भाई? बृहत। अब ये पारंपरिक हिंदी वर्ड है, ट्रेडिशनल हिंदी वर्ड है, लेकिन अगर इसका हम एक सामान्य भाषा में हिंदी बोलें तो वो निकल के आता है बड़े पैमाने पर होने वाला, या जिसके बड़े परिणाम हो, मतलब हैपनिंग ओवर अ लार्ज एरिया और अफेक्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन बहुत बड़े स्तर पर है। लार्ज स्केल वायलेंस, ऐसा नहीं है दो लोगों ने हिंसा करी है, पूरे सिटी में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जैसे पूरे स्टेट में वायलेंस हो रही है। तो लार्ज स्केल अगर वर्ड समझ में आ गया तो आपको समझ में आएगा एक्सोडस और इनफ्लक्स। अगर एक साथ बहुत सारे लोग चले जाएं, अभी डायस्पोरा में भी हमारे सामने आया था, डायस्पोरा बहुत बड़े स्तर पर होता है। मान लीजिए बीएसएनएल से पहले इसकी मीनिंग को देख लेते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा इसका, वो अगले पे आ जाएगा। लार्ज स्केल माइग्रेशन, बड़े स्तर पर पलायन हो जाए तो एक्सोडस ई, और बड़े स्तर पर लोग आ जाएं तो ये इनफ्लक्स। अब मैं एग्जांपल लेके आता हूं, जैसे बीएसएनएल और एयरटेल। एक ऐसी सिचुएशन हुई कि बीएसएनएल के बहुत सारे कस्टमर एयरटेल में चले गए, तो बीएसएनएल के लिए क्या हो जाएगा? ये एक्सोडस। और यही चीज एयरटेल के लिए क्या हो जाएगी? बहुत सारे कस्टमर भाई हमारे पास आ गए, तो ये क्या हो जाएगा? इनफ्लक्स। ठीक है। तो रियल लाइफ सिनेरियोज में ले रहे हैं। डायस्पोरा मैंने बताया बहुत बड़े स्तर पर होता है, वो लार्ज स्केल से भी ऊपर जाएगा। वो देश पे कब्जा कर लिया किसी ने, रशिया ने कर दिया, तो रशिया का और यूक्रेन का जो केस है वहां तो एक्सोडस और इनफ्लक्स ही होगा। लेकिन वो ये डायस्पोरा थोड़ा सा मैंने आपको पहले बताया, बस आप समझ लीजिए क्योंकि यूज बहुत होता है न्यूज़पेपर में। आइए, रेबल वर्ड हमने पढ़ा, विद्रोह करना और मारना करना। हमारे पास एक वर्ड और है, रिवॉल्ट।
और एक वर्ब है रिवॉल्व। रेबल तो हमारा हो गया। अब रेबल और रिवॉल्ट में डिफरेंस क्या है और डिफरेंस क्या है और सिमिलैरिटी क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो रिवॉल्ट पे आइएगा, हिंसात्मक तरीके से विरोध करना। रेबल में क्या है, विद्रोह करना, लेकिन यहाँ पे वायलेंस, और ये बड़े स्तर पर होता है। ये रेबल सिनोनिम में है राइज अप कर देना, सब लोग उठ गए हैं सरकार के खिलाफ और हिंसा कर रहे हैं। टू टेक वायलेंट एक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट रूलर, आप जहाँ पे किंग्स हैं वहां पे मान लीजिए, और जैसे कि ईरान में हुआ था तो वहां पे रिवॉल्ट कर दिया लोगों ने। अथॉरिटी मतलब जिसके पास पावर है वो ग्रुप। तो रिवॉल्ट क्लियर हो गया, रिवेल और रिवॉल्ट में डिफरेंस क्लियर है। अब आओ रिवॉल्व, परिक्रमा करना। अब ये अपना जो धरती है और सूर्य है, तो धरती क्या करती है, रिवॉल्व करती है। सूर्य के चारों, सन के चारों ओर क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। ये सन है, मतलब सन हो गया ये, और ये अर्थ हो गई जो रिवॉल्व कर रही है, चक्कर लगाना, परिक्रमा करना, टू मूव इन अ सर्कल अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट, रिवॉल्ट। रिवॉल्ट और रिवेल में अंतर है, अगर आपने बस विरोध करना शुरू कर दिया और छोटे स्तर पर ही है, बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर नहीं है, लेकिन जनरली हिंसा नहीं होती है इसमें, ये रिवेल। लेकिन अब वायलेंस हो गई है, लोग वहां पे भाई आग लगा रहे हैं और पूरा रेल की पटरी उखाड़ दी है, तो रिवॉल्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़े स्तर पर यूज किया जाता है। अब हम कहां पर जा रहे हैं वो ध्यान से देखते रहिएगा, और आने वाले समय में वोकैबुलरी के सही इंपॉर्टेंस को आप समझिएगा। रिवॉल्ट क्लियर हो गया। रिवॉल्ट का एक मीनिंग और भी आता है, मन में घृणा भर देना। जैसे आप इसका एग्जांपल देखिए, द स्मेल ऑफ द मीट रिवॉल्टेड हिम। एक व्यक्ति जो नॉन वेजिटेरियन है, उसने देखा कि वो जानवर को काट रहे हैं, बिल्कुल बुरा लग गया, रिवॉल्ट। तो एक मीनिंग है, सेकेंडरी मीनिंग। सेकेंडरी मीनिंग एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा ये। टू मेक समबडी फील डिस्गस्टेड, बहुत बुरा लग रहा है, और एल ना। रिवॉल्ट एक नाउन भी है। अब ध्यान देखिएगा, जो डिफरेंस आपको देखना है, रेबेल अगर वर्ब है तो भाई विद्रोह करना, और अगर नाउन है तो ये एक पर्सन होता है, पर्सन। लेकिन रिवॉल्ट में पर्सन नहीं है, हिंसात्मक विद्रोह। यहां पर हमने क्या लिखा हुआ, राइज अप, यहां क्या लिखा हुआ, अपराइजिंग। जेरेंड और वर्ब में जो डिफरेंस है वो नॉन फाइंड वर्ब्स में डिटेल में डिस्कस किए गए हैं ऐप में। तो रिवॉल्ट हिंसात्मक विद्रोह। अभी आप और आगे चलिएगा, थोड़ा थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, बाद में सारे वर्ड्स कनेक्ट किए जाएंगे। आइएगा, अब रेबेल विद्रोह करना, रिबेल, और नाउन के रूप में क्या था, केवल विद्रोह, केवल हम लिखेंगे विद्रोह। अब रिवॉल्ट वर्ब भी है तो ये नाउन भी है, जैसा अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, रिवॉल्ट हिंसात्मक विद्रोह। तो रिवॉल्ट वर्ब भी है और नाउन भी है, ये आपको दिखाई पड़ रहा है और मैं हट रहा हूं। आप एक बार थॉरोली इसको चेक कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करना आपके कंट्रोल में है ना। रेबल वर्ब का एक और नाउन भी है जो प्रोसेस है, वो है रेबेलियन, विद्रोह, बगावत। और रेबल का जो नाउन है वो क्या है, विद्रोही। रेबल का जो है विद्रोही, बगावत करने वाला व्यक्ति। तो रिबेलियन को देखते हैं पहले। विद्रोह या बगावत, कुछ लोगों के द्वारा हिंसा का प्रयोग करके सत्ता में, देश में सत्ता परिवर्तन का प्रयास। ये थोड़ा हिंसा थोड़ी कम ही होती है, विद्रोह बगावत है। रिबेलियन में जब हम आ रहे हैं, रिबेलियन में ना, बगावत तो वो है ही है, नियमों आदेशों की अवमानना। आपने घर में पापा के आदेश को मानने से मना कर दिया, पापा ने कहा यार बच्चे तो रिबेलियन पे रिजॉर्ट कर गए हैं, बगावत का सहारा ले रहे हैं ये, ठीक है। एक्ट ऑफ रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट रूल्स और ऑर्डर्स, ठीक है, रिबेलियन। अब आता है वर्ड हमारा रिवॉल्ट। नाउ इसका जो नाउन है वो है रेवोल्यूशन, और जो रिवॉल्व वर्ब है इसका भी जो नाउन है वो है रेवोल्यूशन, और एक नाउन हमारे पास खुद जो है वो है रिवॉल्ट, ठीक है ना। रेवोल्यूशन रिवॉल्ट का भी नाउन है और रिवॉल्व का भी नाउन है। दैट मीन्स क्रांति आपने सुना होगा, एन अटेम्प्ट बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू चेंज द गवर्नमेंट यूजिंग वायलेंस। आपने सुना होगा फ्रांस की क्रांति, रशिया की क्रांति, बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब एक होता है परिक्रमा, जो ये वाला जो मीनिंग है ये रिवॉल्ट का है, और ये वाला जो मीनिंग है वो परिक्रमा है।
a complete circular movement around a point. The revolution of the earth around the sun takes 1 year, और कुछ दिन और भी लगते हैं, लीप ईयर का जो कॉन्सेप्ट है। तो दो रेवोल्यूशन नाउन किसका है, रिवॉल्व का भी है और रिवॉल्ट का भी है। रिवॉल्ट खुद में एक नाउन है। ये जो है बारीकियां आपको कंपटीशन के नजरिए से ध्यान रखनी चाहिए। आप आम जीवन में लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, नॉर्मल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, तो बहुत ज्यादा रेलिवेंस नहीं है इनका ना। एक मीनिंग इसका और भी है, क्रांति। जैसा आपने सुना होगा ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, इसकी कोई वर्ब फॉर्म नहीं है। आज महिला के अधिकारों के क्षेत्र में क्रांति आ गई है। आज मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूं, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं ये मैंने ओवर द इयर्स कई सोशल ग्रुप में देखा है कि क्रांति आ गई है। एग्रेरियन रेवोल्यूशन, कृषि क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन, इंडिया में हम जानते हैं श्वेत क्रांति, एक कल्चरल रेवोल्यूशन, सोशल रेवोल्यूशन ना, क्रांति हिंदी में इसको बोल। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने समाज में क्रांति ला दी है। आज से 15 साल पहले हम ट्रेन का टिकट कैसे बुक करते थे और आज ट्रेन का टिकट बुक कैसे करते हैं, उसमें बड़ा परिवर्तन आ गया है ना। क्रांति को जो मैंने एक्सप्लेन किया, प्रगति के परिणाम स्वरूप बहुत बड़ी संख्या में लोगों के कार्य करने का तरीकों, विचारों में बड़ा परिवर्तन। आज से 50 साल पहले जाएंगे तो पेरेंट्स जो थे लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे, अर्बन एरिया में भी नहीं पढ़ाते थे। आज मैं देखता हूँ रूरल एरिया में भी पेरेंट जो है अपनी बेटियों को पढ़ने भेज रहे हैं। एक क्रांति आ रही है, लोगों के विचार में बड़ा परिवर्तन आ गया है। होता किसकी वजह से? प्रगति के परिणाम स्वरूप। पेरेंट्स भी जानते हैं कि लड़कियां भी आईपीएस बन सकती हैं, वो भी भाई क्रिकेट टीम में खेल सकती है, एस्ट्रोनॉट्स बन सकती हैं, डॉक्टर्स बन सकती हैं, साइंटिस्ट बन सकती हैं। तो एक क्रांति ये भी है, इसकी कोई वर्ब फॉर्म नहीं है हमारे पास। तो मैं यहां से हटता हूं और आप फिर से वीडियो पॉज करिए और इस वर्ड रेवोल्यूशन को देखिए और देखिए क्या आपकी लाइफ में इस मीनिंग में कोई क्रांति ला पाएगा। ये सेशन क्या आपके लिए क्रांतिकारी है? आगे बढ़ेंगे ना। रेबेलियन और रेवोल्यूशन, अगर हम क्रांति की बात करें, विद्रोह, बगावत, क्रांति, तो इसमें जो है मैंने समझाया, बस एक डिफरेंस है, वो मैं आपको दिखाता हूं। रेबेलियन बाय सम ऑफ द पीपल और रेवोल्यूशन बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। और ये बहुत बड़े स्तर पर होती है रेवोल्यूशन, रेबेलियन बहुत छोटे स्तर पर होती है और कुछ ही लोग होते हैं। जनरली सरकार के लिए हो गया, बदलने के लिए किसी के आदेश मानने से मना कर देना, जिसके बारे में हम काफी बात कर चुके हैं पहले। रेबेलियन और रेवोल्यूशन का डिफरेंस होगा। कल अगर आप कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से क्लोज कर रहे हैं या वन वर्ड कर रहे हैं या फिलर्स कर रहे हैं, तो आपको ये बारीकियां जाननी पड़ेंगी ना। तो अब रिवॉल्ट वर्ब, रिवॉल्ट नाउन, रेवोल्यूशन भी नाउन, रिबेलियन भी नाउन, और ये रेवोल्यूशन जो है रिवॉल्ट का भी नाउन है और रिवॉल्व का भी नाउन है और खुद में भी एक नाउन है अलग से, जिसकी कोई वर्ब फॉर्म नहीं है। ये समरी अब हमें यहां पर आनी पड़ेगी। तो इतने वर्ड्स अगर हो गए हमारे पास, तो इतने बगावत, विद्रोह हो गया। तो एक बगावत और विद्रोह और लेते हैं, जो सोल्जर्स और सेलर्स, जो मतलब नाव में, बोट में जो होते हैं, शिप में, बड़े बड़े शिप में होते हैं, वो सेलर्स जो होते हैं। अगर सैनिक जो है सैन्य विद्रोह, सैनिक लोग विद्रोह कर दे, तो इसे म्यूटिनी कहा जाता है। अधिकारियों के आदेश को मानने से इनकार, द एक्ट ऑफ रिफ्यूजिंग टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ सीनियर्स और द पीपल इन अथॉरिटी। जो लोग, सीनियर्स कौन होते हैं? जिनके पास ज्यादा अथॉरिटी है। और म्यूटिनी, अधिकारियों के आदेश को मानने से इनकार करना। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में अगर आप पढ़ेंगे सेपॉय म्यूटिनी, आई थिंक मेरठ में, आप पता कर सकते हैं भाई, वो जीएस वाले टीचर का पार्ट है। तो सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, तो विद्रोह को क्या कहा जाएगा? म्यूटिनी। और वर्ब फॉर्म क्या है? म्यूटिनी है। देयर वाज अ रियल चांस दैट द क्रू वुड म्यूटिनी। बगावत कर देगा भाई, सैनिक कर दे तो। अब मैंने जो वर्ड सिखा दिए, रेबेलियन, रेवोल्यूशन और रिवॉल्ट, थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जो है एग्जाम में अगली साल तैयारी ना करें और अभी वीडियो को कंक्लूड करना है। रेबेलियन एंड ओपन रेजिस्टेंस दैट इज ऑफन अनसक्सेसफुल। मैं ये नहीं कहूंगा हमेशा होता है, जनरली। ये मेरियम वेबस्टर से मैंने डिफरेंस लिया है। मेरियम वेबस्टर, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा हूं, मेरियम वेबस्टर में दिया गया। रेवोल्यूशन
अ सक्सेसफुल रिबेलियन रिजल्टिंग इन अ मेजर चेंज, गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, हिस्ट्री चेंज कर दी जाएगी, पूरी ज्योग्राफी मतलब चेंज कर दी जाएगी, बड़ा लेवल पे होता है। रिवॉल्ट एंड आर्म्ड अपराइजिंग दैट क्विकली फेल्स और सक्सीड। अब रेवोल्यूशन और रिवॉल्ट में ये भी दोनों बगावत विद्रोह है। इसको हमने क्या दिया, क्रांति नाम दिया था इसको, क्रांति। इसको क्या नाम दिया था, हिंसात्मक विद्रोह, जो जल्दी से होता है, या तो जल्दी से फेल हो जाएगा या सफल हो जाएगा, बस। तो रिवॉल्ट क्लियर है। अब 2 वर्ड्स मैंने जो नहीं लिए हैं अभी डाल दिए मैंने, इंसरेक्शन और रिवॉल्ट, और अपराइजिंग, अ ब्रीफ लिमिटेड एंड ऑफन इनइफेक्टिव रिबेलियन। तो इस समय बगावत है, विद्रोह है। रेवोल्यूशन को देख लीजिएगा, ये रेवोल्यूशन और रिवॉल्ट में क्या डिफरेंस है। रेवोल्यूशन बहुत बड़े परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन होता है इसके परिणाम स्वरूप, और रिवॉल्ट में जल्दी से ही होता है, या तो फेल हो जाएगा या सफल हो जाएगा। तो अब इतना धक्का मुक्की हिंसा हो गई है। चलिए अब हम एक वर्ड और लेंगे और इसके साथ जो है आई थिंक अब ये हम सेशन कंक्लूड कर पाएंगे। द वर्ड इज ऑस्ट्रासाइज। ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे आते हैं वो इस बात को रिलेट कर पाएंगे कि इस परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया गया है, इस परिवार को ऑस्ट्रासाइज कर दिया गया है, जाति से बाहर करना, सामाजिक बहिष्कार कर देना। टू बॉयकॉट सोशली, अगर छोटे लैंग्वेज में लिखूं, सामाजिक रूप से बहिष्कार कर देना। टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट समबडी एज अ मेंबर ऑफ द ग्रुप, द कास्ट, द सोसाइटी, ये जो है ऑस्ट्रासाइज। और 3 चीजें हमने यहाँ ली, एक्सकम्युनिकेट, काफी एग्जाम्स में आता है, ये भी वर्ड आ चुका है ऑस्ट्रासाइज। और एक ईडीएम है टू सेंड समबडी टू कॉवेंट्री, और एक वर्ड और है ब्लैक बॉल, काली गेंद इसका मतलब नहीं है। तो मैं टू सेंड समबडी टू कॉवेंट्री और टू ब्लैक बॉल को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन ये सब ऑस्ट्रासाइज के सिनोनिम है, ज्यादा बारीकी में जाने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। टू रिफ्यूज टू स्पीक टू समवन इन ऑर्डर टू पनिश देम, शो डिसअप्रूवल। इसकी हिस्ट्री में लेके नहीं जाऊंगा, मैं वीडियो को लेंथी बनाना नहीं चाह रहा हूं, ठीक है। तो किसी को दंड दे रहे हैं, पापा गुस्सा हो गए, अब भाई आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने आपका बहिष्कार कर दिया। अब ब्लैक बॉल, टू वोट अगेंस्ट समवन, किसी के खिलाफ वोट देना ताकि वो व्यक्ति जो है ग्रुप में ना आ पाए। तो मान लीजिए हम 6 लोगों का ग्रुप है और रवि हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, तो आप लोगों ने इसे ब्लैक बॉल कर दिया, नहीं नहीं इसको नहीं लेंगे, तो हमने इसका सामाजिक बहिष्कार ही किया हुआ है। और अब पापा आपसे गुस्सा हो गए हैं और पापा जो है सबसे बात कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ खड़े हुए हैं ऐसे छोटे से, बात ही नहीं की जा रही है, तो आपका भी सामाजिक ग्रुप में नहीं लिया जा रहा है। और ऑस्ट्रासाइज में क्या कर रहे हैं, ग्रुप से बाहर ही कर रहे हैं। यहाँ भी समरी क्या हुई, ग्रुप से बाहर किए गए, यहाँ भी क्या हो, ग्रुप से बाहर ही हो। तो ऑस्ट्रासाइज आप केवल इसको पढ़ लेंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा। अब अगर हमने ब्लैक बॉल पढ़ा हुआ है तो स्नो बॉल तो पक्का पढ़ना पड़ेगा। सर ब्लैक बॉल काली गेंद नहीं होती है, तो क्या स्नो बॉल जो है सर बर्फ की गेंद नहीं होती है? स्नो बॉल बर्फ की गेंद होती है, बर्फ का गोला जिससे बच्चे खेलते हैं, लेकिन हम इस मीनिंग से रिलेट नहीं कर रहे हैं। ये मीनिंग है स्नो बॉल का है, हमें जो मीनिंग चाहिए वो ये है ऑफ अ प्रॉब्लम, अ प्लान और एन एक्टिविटी। गांव में छोटी सी बात पर 2 बच्चे लड़े, 2 बच्चे लड़ लिए, थोड़ी देर बाद इनकी माएँ आके लड़ने लगी, इनकी कह रहे हमारे बेटे को क्यों मारा। अब माएँ लड़ रही है तो भाई पापाओं को तो आना पड़ेगा ये, तो पापा आ गए भाई, पापा आ गए। अब ग्रुप बढ़ता जा रहा है, अब पापा आ गए तो पापा के दोस्त भी आ जाएंगे। अब एक पापा के दोस्त आ गए, मतलब एक बच्चे के पापा के, तो दूसरे बच्चे के पापा के भी दोस्त आ गए। अब जब ये हुआ तो भैया ये तो पूरा समाज की बात हो गई, गांव में समाज सोसाइटी की बात हो गई। अब थोड़ी देर पता लगा पूरे भाई साहब गांव में या पूरी जो पंचायत में जो है लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो एक छोटा सा मुद्दा जो है एक बड़ा मुद्दा बन गया, एक छोटी चिंगारी एक बड़ी चिंगारी में बन गई। किसी ने पहली बार सोचा होगा कि हम भाई एक मिठाई की दुकान खोलते हैं, वो आज बीकानेरी बन गई। तो स्नो बॉल करने का मतलब होता है जब एक प्लान, एक एक्टिविटी बहुत बड़ी हो जाती है, तो ये एक अगर समस्या है तो भाई गंभीर हो सकती है। तो क्विकली बिकम, एक प्रॉब्लम का, ये प्रॉब्लम स्नो बॉल हो रही है। एक छोटा सा इशू हुआ था, अब ये प्रॉब्लम स्नो बॉल हो रही है, मतलब और गंभीर और बड़ी या और महत्वपूर्ण होती जा रही है। तो लड़ाई जो गांव से हुई थी 1 महीने के बाद स्टेट लेवल पे विधानसभा में लड़ाई चल रही है इसको लेकर। तो एक छोटा सा मुद्दा था जो स्नोबॉल कर गया। तो इसके साथ अब जो हमने वर्ड्स डिस्कस किए हैं
वो ये है। तो मेरा सजेशन ये होगा आप सब स्टूडेंट्स के लिए, एक बार मैं हट जाता हूं सो दैट आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर लिखें इसे। मेरा सजेशन ये होगा कि आप इस चीज को रियलाइज करिए कि वोकैब का इंपॉर्टेंस क्या है। और अब हम आते हैं थैंक्स वाले पार्ट पर, जहां पर मैंने कहा मैं कुछ बोलूंगा। हिंदी स्पीकिंग बैकग्राउंड। हिंदी स्पीकिंग बैकग्राउंड का मतलब क्या है? अगर आप सीबीएसई बोर्ड के भी हैं या आईसीएसई बोर्ड के भी हैं, ऐसे हिंदी मीडियम बोर्ड के नहीं हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स अगर घर पर हिंदी में बात करते हैं, आपके टीचर्स स्कूल में आपको हिंदी में पढ़ाते हैं, तो आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के, तो हिंदी मीडियम ग्रुप के तो नहीं है, लेकिन हिंदी स्पीकिंग बैकग्राउंड के हैं। और इस ग्रुप को मैं पिछले 15-17 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, मैं केटर कर रहा हूं, तो मैं जानता हूं इंपॉर्टेंस क्या होती है। और इस सेशन को कंक्लूड करते हुए मैं ये भी कहूंगा आपसे एक चीज जो रिक्वेस्ट फॉर्मली मैं करता हूं वीडियोज में भी और लाइव सेशन में भी, कि वीडियो को जो है शेयर करिए, और इस वीडियो को आप अपने छोटे भाई बहनों को दिखा सकते हैं, आपके बड़े भाई बहन जो अभी तैयारी कर रहे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ उनको भी दिखा सकते हैं। एक स्टूडेंट जो कि एक अभी अभी पढ़ाई शुरू करी है, इसको मैं थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा यहाँ पे जरा। एक स्टूडेंट जिसने अभी तैयारी करी है और एक स्टूडेंट जो पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा है, तो अब इस स्टूडेंट को इसके पास आने में कितना समय लगना चाहिए? मुझे लगता है अगर दोनों इस वीडियो को देखें तो दोनों एक ही लेवल पे आ चुके हैं, क्योंकि सभी को सभी को ये वर्ड्स क्लियर है। तो रादर देन गोइंग रिजॉर्टिंग टू न्यूज़पेपर रीडिंग, आप ग्रुपिंग के साथ पढ़िए। और जो मैंने लिखा था शुरू में, संजय सर्स वे, ये मेरा तरीका है पढ़ाने का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे कमेंट करके बता दीजिएगा। आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में, और जिनके लिए आप केयर करते हैं, आप जिनके बारे में अच्छा सोचते हैं, और उनको शेयर करिए। आप जो लोग इंग्लिश को लेकर बहुत जागरूक हैं अपनी, और वोकैब को ढंग से समझना चाहते हैं, लेकिन वही हिंदी स्पीकिंग बैकग्राउंड की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल है।